दिस इज पार्ट 3 ऑफ HI06 सीरीज। 4 वीडियो की सीरीज है जिनमें से ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद 2 पहले वाले वीडियो देख लेना और पार्ट 4 कमेंट करना, चौथा पार्ट आ जाएगा आपके लिए। ठीक है साथियों, वादा करता हूँ 20 लेसन की समरी जानने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाद से नहीं आने वाला है। 100% HI06 का पेपर इसी के अंदर से आने वाला है। शर्त बस 2 है कि एक तो इस वीडियो को चाहे कितना भी बोरिंग लगे, इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। इससे क्या होगा, जो आपको पहले पार्ट के अंदर समझ में नहीं आएगा वो आपको 15वें पार्ट के अंदर समझ में आ जाएगा। मतलब पूरी बुक अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरी बुक समझ में आ जाएगी। एक बार में पूरी समझ में नहीं आए तो दूसरी बार 2 बार वीडियो को देख लेना। 12 महीने का कोर्स सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा बता रहा हूँ। 4 भाग के अंदर 25-25 के मिनट के वीडियो है, तो इनको पूरा देख लेना। फ्री के अंदर देता हूँ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यूट्यूब पे भटकने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ते हो तो ये बहुत है। और इसका फ्री के अंदर PDF कैसे मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, बिना बकबक किए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11वां अध्याय। ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर हम 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय के बीच में बात कर चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर 6 अध्याय से लेकर 10 अध्याय के बीच में, और ये पार्ट 3 है जिसके अंदर से हम बात करने वाले 11 अध्याय से लेकर 15 अध्यायों के बीच में। संक्षेप के अंदर ऐसे समझाऊंगा जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं। ठीक है, प्रथम है पूर्वी प्रश्न, ठीक है, दूसरा क्रीमिया का युद्ध और तीसरा है बर्लिन समझौता। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं पूर्वी प्रश्न, क्रीमिया युद्ध और बर्लिन समझौता एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। क्रीमिया युद्ध 1853 से लेकर 56 तक, मतलब 3 साल तक मुख्य रूप से रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटिश, फ्रांस, सार्डिनिया भी शामिल थे। ये पूर्वी प्रश्न के संदर्भ में हुआ था जो ओटोमन साम्राज्य के पतन और बाल्कन क्षेत्र में शक्तियों के बीच संतुलन को स्थापित करना था। इसका मुख्य थे 1878 की बर्लिन की संधि। कब हुई थी बर्लिन की संधि? 1878 में रूस तुर्की युद्ध के बाद हुई थी, जिन्होंने पूर्वी प्रश्न के पहलुओं को संबोधित किया, लेकिन उससे बाल्कन में तनाव और जटिलताओं को भी जन्म दिया। ठीक है साथियों, अब पढ़ते हैं आपका पूर्वी प्रश्न है क्या आखिर में। पूर्वी प्रश्न ओटोमन साम्राज्य के पतन और बाल्कन क्षेत्र में शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन से संबंधित एक जटिल राजनीतिक और राजनीतिक मुद्दा था। क्या था बाल्कन? क्या था पूर्वी प्रश्न? क्या था? ओटोमन साम्राज्य का पतन का कारण बाल्कन क्षेत्र में जो राजाशाही शासन था उसका पतन और एक राजनीतिक मुद्दा था। ओटोमन साम्राज्य जो एक समय में शक्तिशाली था 19वीं शताब्दी में कमजोर हो रहा था और यूरोप थे इसको अपने वैसे बनाना चाह रहे थे, अपना नियंत्रण लगातार इस पर हासिल कर रहे थे। इसके प्रभाव का विस्तार करने के अवसर तलाशने शुरू कर दिए थे। यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ओटोमन साम्राज्य का रणनीतिक स्थान था। ओटोमन साम्राज्य था वो एक रणनीति का स्थान था जो एशिया और यूरोप के बीच का एक पुल का काम करता था। यहाँ पे एशिया था, यहाँ पे यूरोप था, ये बीच में पड़ता था तो एक पुल का काम करता था। ठीक है, और काला सागर तक पहुंचने में मदद करता था जो कि एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। ठीक है साथियों, अब जानेंगे क्रीमिया युद्ध क्या था। व्हाट इज दिस क्रीमिया युद्ध? क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 तक पूर्वी प्रश्न के संदर्भ में लड़ा गया एक प्रमुख युद्ध था। युद्ध का मुख्य कारण था रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच तनाव था। मुख्य कारण यह था रूस अपनी सीमा को प्रगति करना चाहता था और ओटोमन अपनी सीमा की सुरक्षा, जबकि ओटोमन साम्राज्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना चाहता था और रूस बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव विस्तार करना चाहता था। ब्रिटेन और फ्रांस जो रूस की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे, रूस एक बढ़ती महाशक्ति के रूप में रहा था, इसे ब्रिटेन और फ्रांस चिंतित थे, तो इन्होंने ओटोमन का समर्थन किया और रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह था क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, क्रीमिया युद्ध के परिणामों में ओटोमन साम्राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और रूस की शक्ति को सीमित करना शामिल था। हालांकि युद्ध ने बाल्कन क्षेत्र में तनाव और जटिलताओं को भी जन्म दिया क्योंकि विभिन्न शक्तियों ने अपने प्रभाव का विस्तार करने की मांग की। अब समझते हैं बर्लिन की संधि क्या थी। व्हाट इज दिस बर्लिन संधि? 1878 की एक संधि जो रूसी और तुर्की युद्ध के बाद हुई थी। पूर्वी प्रश्न के कुछ पहलू को संबोधित किया गया। संधि ने बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेना और रोमानिया जैसे कई स्वतंत्र राष्ट्रों को मान्यता दी, जिससे ओटोमन साम्राज्य का क्षेत्र कम हो गया था। हालांकि बर्लिन की संधि ने बाल्कन के क्षेत्र में तनाव और जटिलताओं को भी जन्म दिया, लेकिन संधि ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और बोस्निया और हर्जेगोविना पर नियंत्रण भी दिया, जिससे सर्बिया और रूस के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इसके अलावा संधि ने बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को पूरी तरह से हल नहीं किया था, जिसके भविष्य में संघर्ष की संभावना बनी रही। संक्षेप के अंदर इसका आप अगर जानोगे क्रीमिया, पूर्वी प्रश्न एंड इसके बारे में, तो मुख्य रूप से बर्लिन की संधि, क्रीमिया युद्ध, पूर्वी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी क्रीमिया युद्ध पूर्वी प्रश्न के संदर्भ में लड़ा गया। क्रीमिया युद्ध
पूर्वी प्रश्न के संदर्भ में लड़ा गया और बर्लिन की संधि ने पूर्वी प्रश्न के कुछ पहलुओं को संबोधित किया था, लेकिन उससे तनाव और जटिलताओं को भी जन्म दिया था। इसी के साथ हम संक्षेप के अंदर आपके 11वें अध्याय के बारे में जाना, क्रीमिया युद्ध के बारे में एकदम अच्छी तरीके से जान लिया था, बर्लिन की संधि के बारे में जान लिया था जो 1878 के अंदर हुई थी। उसके अलावा साथियों हमने पूर्वी प्रश्न के बारे में भी अच्छी तरीके से जाना था। इसको 2 से 3 बार देख लेना वीडियो को, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा लिख के आओगे। अध्याय है 12, प्रथम विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कारण, रीजन, सब कुछ जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जिसे महान युद्ध भी कहा जाता है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। ठीक है, जो एक वैश्विक संघर्ष था। याद नहीं रहे तारीख 18 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, तो 1914 से 1918 याद रख लेना। ओके, ये प्रमुख 2 महाकुटों के बीच लड़ा गया था, एक तो मित्र राष्ट्र से और दूसरा केंद्रीय शक्तियां थी। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल में थी एंड केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। इनके बीच में लड़ा गया था। मुख्य बातें अगर इनके बारे में जाने तो 1914 से 18 तक लड़ा गया था। 2 गुट थे, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। लड़ाई का क्षेत्र कौन सा था? मुख्य रूप से यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया शामिल था। परिणाम क्या हुए? 80 लाख लोग मारे गए, सैनिक मारे गए, 2 करोड़ से ज्यादा घायल हो गए। इतना बड़ा महाविश्व युद्ध हुआ था। इसके परिणाम क्या निकले? 4 शाही राजवंशों का पतन हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की नींव डाल दी और यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे, जिनमें से साम्राज्यवाद यानी गुलामी, औपनिवेशिकता जिसके अंदर भारत ने भी टुकड़ी लगाई थी, सैन्यवाद, गुटबंदी और राष्ट्रीयता की भावना भी शामिल है। महत्वपूर्ण घटनाएं: आर्च ड्यूक फ्रांच फर्डिनेंड की हत्या, पश्चिमी मोर्चे पर खाई युद्ध और 1917 में रूस की क्रांति। अगले पार्ट में हम रूस की क्रांति के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। सामाजिक परिणाम: युद्ध के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए, महिलाओं की भूमिका में बदलाव आया और जन्म दर में गिरावट आई प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध का पूरा सारांश। प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी संघर्ष था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके कारण और परिणाम आज भी इतिहास और राजनीतिक में महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान लिया, क्रीमिया के युद्ध के बारे में जान लिया, बर्लिन की संधि के बारे में जान लिया, पूर्वी प्रश्न के बारे में जान लिया। अब 13वें अध्याय के अंदर हम जानने वाले 1917 की आपकी रूसी क्रांति। 1917 की क्रांति जिन्हें हम 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो फरवरी की क्रांति और दूसरी थी अक्टूबर की क्रांति। रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने न केवल ज़ारशाही नाम का पहले शासन चलता था उसको समाप्त किया, बल्कि रूस को एक नए राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले जानते हैं फरवरी क्रांति क्या थी। यह क्रांति पेट्रोग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब पहले पेट्रोग्राद के नाम से जाना था, अब उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण होने वाली कठिनाइयों से परेशान लोगों ने विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो कठिनाइयां हुई थी उनका विरोध किया था। और दूसरा कारण क्या था फरवरी क्रांति का, रूसी क्रांति का 1917 में? किसान, मजदूर और सैनिक सड़कों पर उतर आए और अंततः जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ने के लिए मजबूत होना पड़ा। ठीक है साथियों, जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने आपको पहले ही बताया था जार शासन क्या था, निकोलस द्वितीय का कूटनीति। इसके बाद ड्यूमा ने एक अनंतिम सरकार का गठन किया, लेकिन यह सरकार जल्दी अस्थिर हो गई। अस्थिर किसने किया? सरकार ने। वो भी आगे जानेंगे अक्टूबर की क्रांति के अंदर। अक्टूबर की क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बेलोसिको ने अनंतिम सरकार को उखाड़ फेंका। इस क्रांति के बाद बेलोसिको ने सत्ता संभाली और सोवियत संघ की स्थापना की। ठीक है साथियों, क्रांति के कारण क्या थे और क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा उसको बारे में जानते हैं। क्रांति के कारण राजशाही का निरंकुश शासन था, ज़ारशाही का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण होने वाली कठिनाइयाँ थी, भूमि की कमी थी और किसानों की दयनीय स्थिति थी, मजदूरों की खराब स्थिति और सामाजिक असमानताएं थी। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं हम क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। ज़ारशाही शासन का अंत हो गया, साम्यवाद की स्थापना हो गई, भूमि का पुनर्वितरित हो गया, सोवियत संघ का उदय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरणा मिली जैसे कि भारत को भी मिली थी। 1917 की रूसी क्रांति एक जटिल और महत्वपूर्ण घटना थी जिसके दूरगामी परिणाम हुए। इसने न केवल रूस के इतिहास को बदल दिया बल्कि 20वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा को भी प्रभावित किया। मैं आपको बता देता हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं विश्व का इतिहास। ठीक है,
तो इसमें आपको भारत की बातें कम देखने को मिलेगी, लेकिन विश्व स्तर की ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जानते हैं अध्याय 14 ऑफ द 14 है पेरिस शांति सम्मेलन। रूसी क्रांति के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे पेरिस शांति सम्मेलन क्या था। पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आयोजित किया गया था, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी। पूरे विश्व में मिलकर एक शानदार बैठक की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद शांति की शर्तों को निर्धारित करना था। इस सम्मेलन में लगभग 30 देशों ने भाग लिया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली के प्रतिनिधियों को बिग फोर के रूप में जाना जाता था। मतलब मुख्य रूप से 4 महाशक्तियों के रूप में जाना जाता था। किस किस को? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली को। पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। पहला है आयोजन। यह सम्मेलन जनवरी 1919 में पेरिस के पास वर्साई में आयोजित किया गया था। दूसरा क्या है? इसके उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करना और विभिन्न देशों के बीच शांति की संधियां करवाना। भागीदारी लगभग 30 देशों ने भाग लिया, लेकिन बिग फोर के ने प्रमुख भूमिका निभाई। 4 प्रमुख ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रमुख व्यक्ति बिग फोर में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री लॉयल जॉर्ज, फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंसो, इटली के विटोरियो ऑरलैंडो और अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्स शामिल थे। परिणाम क्या निकले इसके? सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कई संधियां हुई, जिनमें वर्साई की संधि भी शामिल है, जो जर्मनी के साथ की गई थी। वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी? जर्मनी के साथ की गई थी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से? सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रस्ताव भी रखा गया था और बाद में इसका प्रस्ताव पास भी हो गया था। यह सम्मेलन न केवल युद्ध समाप्त करने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को भी विकास करके प्रभावित किया। इसके साथ हमने जाना आपका चौथा अध्याय। अब 5वां अध्याय है राष्ट्र संघ। ओके, इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्र संघ बीए फाइनल ईयर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो 1920 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य युद्ध को रोकना और विश्व शांति को बढ़ावा देना था। राष्ट्र संघ क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, पूरे विश्व का संगठन था, जो 1920 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1920 के अंदर स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य ध्येय उद्देश्य यह था कि युद्ध को रोकना और विश्व शांति को बढ़ावा देना था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा, लेकिन जो ये राष्ट्र संघ था वो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। 1946 में भंग कर दिया गया, जब संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। पहले क्या था? राष्ट्र संघ था, जो 1946 के अंदर जो अपना 1939 से लेके 44 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसको रोकने में ये विफल रहा। उसके बाद राष्ट्र संघ से संयुक्त राष्ट्र संघ में बदल गया था। ठीक है, राष्ट्र संघ का इतिहास जानते हैं। स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के बाद हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। उद्देश्य? राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, युद्ध को रोकना है और शांति स्थापित करना है। ठीक है, मुख्य अंग राष्ट्र संघ के मुख्य अंग महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय और न्यायालय थे। ठीक है, विफलता। राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा और 1946 में इसे भंग कर दिया गया। किसको कर दिया गया भंग? राष्ट्र संघ को। उत्तराधिकारी राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्र संघ की विफलता के कारण समझे। उत्तराधिकारी मतलब पहले राष्ट्र संघ था, जब राष्ट्र संघ की मृत्यु हो गई तो संयुक्त राष्ट्र बना। राष्ट्र संघ की विफलता के कारण अमेरिका का सदस्य न बनना। अमेरिका ने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे संगठन की प्रभावशीलता कम हो गई। दूसरा, सभी देशों की भागीदारी न होना। कुछ प्रमुख देशों ने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे ये प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विफल रहा। तीसरा था जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों का आक्रामक रवैया। इन देशों ने राष्ट्र संघ के नियमों का उल्लंघन किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? जर्मनी, इटली और जापान में। तभी तो नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 बम फेंके गए थे परमाणु। निर्णय लेने में कठिनाई। राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच मतभेद थे, जिसके महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना मुश्किल हो गया था। राष्ट्र संघ का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पहला प्रयास। महत्व क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पहला प्रयास, मतलब विश्व शांति का पहला प्रयास। राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति स्थापित करने का पहला प्रयास था। दूसरा था संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव। राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए एक आधार प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं का विकास। राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, इसी के साथ हमने आपके जाना 11वें अध्याय से लेके
15वें अध्याय के बीच पूरा का पूरा सारांश। अब पार्ट 4 कमेंट करो जल्दी, पार्ट 4 आएगा जिसके अंदर हम जानेंगे आपके 16वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक पूरा का पूरा कंप्लीट वर्णन। ये PDF चाहिए आपको भाग 1, 2, 3 तो नीचे व्लॉग चैनल की लिंक है, वहाँ से मेरे से जुड़ जाओ। वहाँ से आपको व्यक्तिगत रूप से मेरे से जानने में आसानी होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके दोनों का स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी पार्ट 4 कमेंट करो, PDF दे दूंगा ऐसा खतरनाक 100% पेपर आपका उसी में से आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत,